1 2 3 स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष को एकजुट करने की पहल तेज होती दिख रही है। कर्नाटक के चुनाव परिणामों से कांग्रेस का उत्साहित होना समझ आता है, लेकिन यह विचित्र है कि उससे अधिक उत्साह क्षेत्रीय दल दिखा रहे हैं। उनकी माने तो एकजुट होकर आगामी आम चुनाव में भाजपा को हराया जा सकता है। ऐसी कोई सूरत बन भी सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले विपक्षी दलों को कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होना होगा और फिर देश की जनता के समक्ष ऐसा कोई एजेंडा और विमर्श रखना होगा जो उसे आकर्षित कर सके। भाजपा को सत्ता से हटाना कोई एजेंडा नहीं हो सकता। एजेंडा तो यह होना चाहिए कि भाजपा को हटाकर विपक्षी दल करेंगे क्या। वैकल्पिक एजेंडा पेश करने का काम तभी हो सकता है जब विपक्षी दल कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाए और यह भी बताए कि वे उस पर अमल कैसे करेंगे। ऐसा कोई कार्यक्रम उस रेवड़ी संस्कृति के सहारे तैयार नहीं किया जा सकता जो पिछले कुछ समय से बेलगाम होती दिख रही है। विपक्षी एकता का सपना केवल क्षेत्रीय दलों के एक मंच पर आने से साकार होने वाला नहीं है। अतीत में ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन विपक्षी एकता कोई ठोस आकार नहीं ले सकी। विपक्ष को एकजुट करने की पहल के साथ जनता के सामने यह स्पष्ट किया जाना भी आवश्यक है कि विपक्षी दलों का नेता अर्थात प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। इस तरह के दावों से बात नहीं बनने वाली कि नेता का चयन चुनाव बाद किया जाएगा। आखिर जो काम चुनाव के बाद करना है वह पहले क्यों नहीं किया जा सकता। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि क्षेत्रीय दलों के कई ऐसे नेता हैं जो विपक्ष की एकता की पहल आगे बढ़ाने के नाम पर प्रधानमंत्री पद की अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हुए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को साथ लिए बगैर विपक्ष को एकजुट करने का सपना संजोए हुए हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बातों का कोई मूल्य महत्व नहीं। विडंबना यह है कि कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस फेर में हैं कि कांग्रेस कम से कम सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़े। कुछ तो उसे 250 सीटों तक ही समेट देना चाहते हैं। यह और कुछ नहीं, कांग्रेस को कमज़ोर करने की रणनीति ही जान पड़ती है। कांग्रेस को इस रणनीति से सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे भी वह क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी काफ़ी राजनीतिक जमीन छोड़ चुकी है। यही कारण है कि आज ऐसे कई राज्यों में वह तीसरे चौथे नंबर का राजनीतिक दल बनकर रह गई है जो कभी उसके गढ़ हुआ करते थे। निसंदेह कांग्रेस ही विपक्ष को एकजुट करना चाहेगी, लेकिन उसे यह काम अपनी मौजूदा राजनीतिक जमीन को बचाए रखते हुए करना होगा। किसी भी देश में विकास के नारे तभी वास्तविक और सार्थक हो सकते हैं जब समाज के आम लोगों को सेहत और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल पाता है। मगर सेहत के मोर्चे पर आज भी तस्वीर ऐसी हो कि जच्चा बच्चा
कि मौतों के मामले में देश की स्थिति सबसे खराब हो तो ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि विकास के ढांचे में प्राथमिकता क्या है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि जच्चा बच्चा मौतों के मामले में जिन देशों की स्थिति बेहद नकारात्मक पाई गई है उसमें भारत की तस्वीर सबसे खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रसव के दौरान महिलाओं, मृत शिशुओं के जन्म और नवजात शिशुओं की मौत के मामले सबसे ज़्यादा हैं। सन 2020-21 में दुनिया के अलग अलग देशों में 23 लाख नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जिनमें से भारत में मरने वालों की संख्या 7,88,000 रही। सवाल है कि जिस दौर में सरकार स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा संवेदनशील होने और प्राथमिकता में सबसे ऊपर मानकर काम करने का दावा कर रही है, उसमें आज भी प्रसव के दौरान महिलाओं और नवजात की मौत के मामले क्यों अधिक हैं। दरअसल जच्चा बच्चा मौतों को लेकर यह दुखद तस्वीर नई नहीं है। लंबे समय से यह विडंबना एक तरह से स्थिर और कायम है कि प्रसव के दौरान महिलाओं या नवजात की जान चली जाती है। चिकित्सा सुविधाओं का दायरा फिलहाल इतना है कि उस तक बहुत सारे ज़रूरतमंद परिवारों की पहुंच नहीं है या फिर वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। एक बड़े तबके के बीच महिलाओं को गर्भधारण के बाद जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, कई कारणों से उससे वे वंचित होती है। इसका सीधा असर उनकी सेहत, शारीरिक क्षमता और प्रसव पर पड़ता है, जिसमें कई बार प्रसव के समय महिला की जान चली जाती है या फिर बच्चा इतना कमज़ोर पैदा होता है कि उसे बचाया नहीं जा पाता। यह स्थिति तब है जब महिलाओं की सेहत और प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर सरकारों की ओर से अनेक तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन होता रहा है। गौरतलब है कि सुरक्षित प्रसव के लिए प्रसूता महिलाओं को अस्पतालों में सुविधाएं और नकदी सहायता मुहैया कराई जाती है। 2005 से लागू जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत ही गर्भवती माताओं और नवजात की सेहत में सुधार लाने के मकसद से हुई थी। इसके तहत कई राज्यों में गर्भवती महिलाओं के खाते में 6,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि जच्चा बच्चा को जरूरी पोषण मिल सके। 2011 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके 2 साल बाद इसके तहत दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तार हुआ और उसमें जन्म के बाद नवजात के पोषण और इलाज की सहूलियत भी शामिल की गई। कायदे से अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के बाद जच्चा बच्चा की मौतों के मामले में स्थिति में सुधार आना चाहिए था, मगर आखिर ऐसा क्यों है कि तमाम प्रयासों के बावजूद प्रसव के दौरान महिलाओं, मृत शिशुओं का जन्म और नवजातों की मौत का सिलसिला आज भी कायम है। समूचे देश में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के दावे के दौर में यह तस्वीर एक तरह से आईना दिखाती है कि ज़मीनी स्तर पर हकीकत क्या है और अभी कितना कुछ किया जाना बाकी है। स्टॉप।